आपका फिर से स्वागत है विज्ञान शो के एक और डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है स्टीफन हॉकिंग, एक भौतिक विज्ञानी, अंतरिक्ष विज्ञानी और एक स्वप्न दृष्टा। हालांकि मैं चल फिर नहीं सकता और बात भी एक कंप्यूटर के जरिए करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग की उड़ान बहुत ऊंची है। वो अंतरिक्ष की खोज पर जा सकता है और उसे चाहिए बड़े अहम सवालों के जवाब। मसलन, क्या परग्रही जीव वाकई हैं? अगर है तो वो कहाँ मिल सकते हैं? वो देखने में कैसे हैं? वो किस चीज के बने हैं? और क्या वो समझदार भी हैं? अगर हम उनसे मिलते हैं तो इंसान के प्रति उनका रवैया कैसा होगा? मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं, लोग एक ही सवाल पूछते हैं, क्या परग्रही जीव वाकई है? सवाल अच्छा है, क्योंकि इससे हमें यह जानने का मौका मिलता है कि ब्रह्मांड में हमारी क्या हैसियत है। क्या हम इस नीली छोटी सी गोलाकार गेंद पर अकेले हैं? शायद नहीं, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है। यह ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है, अथाह, अनंत। हमारा ग्रह तो दूसरे 8 ग्रहों के साथ सूर्य का चक्कर लगाने वाला एक और ग्रह पर है। यह बहुत खास भी नहीं है, क्योंकि यह भी इस विशाल गोले रूपी ब्रह्मांड के 200 अरब तारों में से एक है। हमारा तारामंडल है आकाशगंगा। ये इतना बड़ा है कि मुझे भी इसका अंदाजा लगाने में दिक्कत होती है, लेकिन आकाशगंगा भी इस ब्रह्मांड रूपी विशाल महासागर की एक बूंद भर है। अंतरिक्ष में बिछी जाल में हर दिशा में फैली करीब 100 अरब आकाशगंगाओं में से एक है ये ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें रोशनी के हर बिंदु अपने आप में एक तारामंडल है। और जब हम इनके बीच अपनी छोटी सी पृथ्वी को देखते हैं तो लगता है कि नहीं, हम यहाँ अकेले तो नहीं हो सकते। इसके बाद मेरा गणितज्ञ दिमाग हिसाब किताब लगाने लगा और फिर सिर्फ गिनतियों के आधार पर ही मुझे परग्रही जीवों की बात हकीकत लगने लगी। लेकिन अब सवाल यह था कि हमारी दुनिया से इतनी दूर बसी किसी दूसरी दुनिया में रहने वाले वो जीव आखिर होंगे कैसे? इसका पता लगाना एक बड़ी चुनौती थी। संभावनाएं अनंत थी और वो जिज्ञासाएं पैदा करने वाली भी थीं। परग्रही जीवों का आकार एक चिपचिपी हरी चीज जैसा भी हो सकता है, जो हमारी नजरों में किसी अनोखे जीव से ज्यादा अहमियत न रखता हो। एक ऐसा जीव जो थोड़ा डरावना भी हो, लेकिन उस जीव से हम अपनी खोज शुरू तो कर ही सकते हैं। यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम कल्पना कर सकते हैं कि इसके अंदर दूसरे समझदार जीव भी रहते होंगे, या शायद सभ्यताएं भी बसी हो, जैसा कि विज्ञान कथा, फिल्मों और टीवी धारावाहिक में दिखाया जाता है। स्टार वार्स और स्टार ट्रेक मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि वो सच के काफी करीब भी है। हो सकता है ब्रह्मांड में वैसा कुछ वाकई हो, लेकिन जब हम इसके बारे में ज्यादा बारीकी से सोचते हैं तो लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि वहां कुछ ऐसे जीव भी हों जिन्हें हम जीव ही नहीं मानते। हो सकता है कि उन तारों में कुछ बड़े ही अनोखे जीव रहते हों। ये भी हो सकता है कि वहां पर सूक्ष्म जीवों की एक ऐसी विशाल बस्ती हो जिसे हम कॉस्मिक डस्ट का बादल मान रहे हो। मुमकिन है कि परग्रही जीवों की जिंदगी इतनी छोटी होती हो कि वो पलक झपकते ही खत्म हो जाती हो। अब इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां इतनी संभावनाएं हैं, वह सवाल ये उठता है कि हम किसकी तलाश करें, और उससे भी बड़ी बात, उसकी तलाश कहां करें? जवाब है वहीं जहां से हमने शुरुआत की थी। हमें जो जानकारी चाहिए वो हमें अपने ही घर में मिलेगी, क्योंकि यही वो जगह है जहां जीवन के लक्षण दिखते हैं और जहां जीव रहते हैं। भौतिकी के नियम तो हर जगह एक ही तरह से काम करते हैं, इसलिए जीवन भी हर जगह एक जैसा ही होगा, भले ही उसका रूप अलग हो। हम पृथ्वी पर जीवन को एलियन हंटर के हैंडबुक की तरह एक फील्ड गाइड के रूप में इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि जीव असल में क्या है और वो कैसे काम करता है, भले ही वो कहीं भी हो। पहला अध्याय अगर हम खुद खोलें तो हमें 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा, जहां हमारी पृथ्वी काफी नई थी। यहां पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य है, लेकिन इसके बारे में कई राय हैं। इनमें से सबसे आम राय तो यही है कि जीवन की शुरुआत अमीनो एसिड नाम के रसायन से भरे आदिकालीन कीचड़ की तालों में गलती, लेकिन ये हर किस्म के जीव के लिए एक बेहद जरूरी चीज है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ब्लू व्हेल। अगर हमें कहीं और पानी मिल जाता है तो वहीं आसपास परग्रही जीव भी मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि अंतरिक्ष में भी पानी एक आम चीज है। पूरे ब्रह्मांड में पानी भरा है,
कहीं वो बर्फ के एक छोटे से क्रिस्टल के रूप में है तो कहीं पहाड़ जितने बड़े बर्फ के उल्का पिंड के रूप में। लेकिन हमें तरल रूप में पानी वहीं मिल सकता है जहां तापमान भी सही हो। हर तारे के आसपास एक इलाका ऐसा भी होता है जहां ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा ठंड। वैसे ही जैसे गोल्डीलॉक्स और तीन भाइयों की कहानी में दलिया था, हमारे सूरज के आसपास दो ग्रह ऐसे हैं जो गोल्डीलॉक्स जैसे हैं, पृथ्वी और मंगल। इसी वजह से मुझे उम्मीद है कि एक दिन हम मंगल पर जरूर पहुंच जाएंगे। रोबोट तो 1970 के दशक से ही मंगल ग्रह पर खोज कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक वहां जीवन नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन हमें अभी हार नहीं माननी चाहिए। मंगल की सतह के नीचे नासा के स्पिरिट रोवर को सफेद नमक मिला है, जो तरल पानी के संपर्क में आने से ही बना होगा। उपग्रह से मिली तस्वीरों से साफ पता चलता है कि वहां पर भी मिट्टी काटने के वैसे ही निशान हैं जो नदी और महासागरों से बनते हैं। हो सकता है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे आज भी नमी हो, वो नमी जिससे जीवों को सहारा मिल सके। मुझे लगता है कि एक दिन हम इंसानों को भी मंगल ग्रह पर भेजने में कामयाब हो जाएंगे। वो अभियान लोगों का ध्यान खींचेगा, जैसे 1960 के दशक में चांद पर गए अपोलो ने मेरा ध्यान खींचा था। अगर उन्हें मंगल ग्रह पर एक भी सूक्ष्म जीव मिल गया तो मेरी नजरों में वो अब तक की सबसे बड़ी खोज होगी। मंगल की सतह भले ही बंजर है, लेकिन कई दूसरी जगह है जहां तरल पानी मिल सकता है। उनमें से एक जगह तो है मंगल से 5 करोड़ किलोमीटर दूर एक छोटा सा रहस्यमयी चांद जो बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाता है। यह है यूरोपा। यूरोपा बहुत छोटा है और इसका व्यास 3,500 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, -162 डिग्री सेल्सियस। पूरा चांद बर्फ के परतों से ढका है और वो परतें करीब 24 किलोमीटर मोटी हैं। लेकिन यूरोपा की सतह के नीचे गर्मी का भी एक स्रोत है। यूरोपा करीब 3.6 दिन में बृहस्पति का अब ये बहुत बड़ी जीत भी हो। वहां कहीं पर शायद बहुत करीब ही पृथ्वी जैसा पत्थरों से बना एक ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जहां पानी है और वहां जीवन शुरू हो चुका है। विकास की ताकत की वजह से वहां के जीव भी शायद हमारे लिए जाने पहचाने से हैं। भले ही उनका रूप अनोखा हो। जो परग्रही जीव खाना खाते होंगे उनके शरीर में एक ऐसा अंग होगा जिससे वो खाते होंगे, जिसे हम मुंह कहते हैं। और अगर वो ठोस सतह पर चलते होंगे तो उनके पैर भी होंगे। हो सकता है कि उनके ये अंग हमारे अंगों से अलग हो, लेकिन जमीन पर चलने के लिए पैर बेहद जरूरी है, खासकर तब जब वो जीव पहाड़ के किनारे से लटका हुआ हो। अगर उस ग्रह पर रोशनी होगी तो वहां रहने वाले जीवों की आंखें भी होंगी। उनकी बदौलत वो अपने आसपास के माहौल का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां तक कि उनकी आंखें भी उसी जगह पर होंगी जहां पृथ्वी के जीवों की होती हैं। शिकार बनने वाले जीवों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, जिनसे वो शिकारी को देख लेता है। शिकारी भले ही परग्रही हो, उसकी आंखें सामने होंगी, तभी वो दूरी का अंदाजा लगा पाएगा और शिकार के लिए ये बहुत जरूरी है। विकास तो सार्वभौमिक है। अगर इसकी शक्ति ऐसी है कि परग्रही जीव भी जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, मैं तो मानता हूं कि विकास एक ऐसी चीज है कि हम उसकी सीमाओं का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन दोस्तों, जीव सिर्फ पृथ्वी जैसे ग्रहों या छिपे महासागरों तक ही सीमित नहीं है। हम अंतरिक्ष में और अंदर जाकर दूसरे किस्म के परग्रही जीवों को ढूंढ सकते हैं। ऐसे जीव को जो कहीं से भी हमारे जैसे नहीं है, पर उनमें भी जीवन है, लेकिन हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। मैं खुद को बड़ा ही आशावादी मानता हूं। हमारा ये ब्रह्मांड इतना अथाह अनंत है कि इसमें अनगिनत तारामंडल है और इसके अंदर किसी भी रूप में कोई भी जीव कहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी परग्रही जीव हों जिन्होंने विकास का बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया हो। कुछ परग्रही ऐसे भी होंगे जो पानी पर नहीं बल्कि दूसरे रसायनों पर निर्भर होंगे। उनमें से एक चीज है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर तो ये गैस है, लेकिन जहां ज्यादा ठंड होती है वहां ये तरल रूप में मिलती है, -196 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या कोई दुनिया ऐसी भी है जहां नाइट्रोजन के महासागर हैं और जिसके किनारे जमे हुए हैं और वहां के जीव उस तापमान में भी जीना सीख गए हैं जिसमें इंसान 2 पल न टिक पाए? वहां के जीवों के लिए जिंदगी का रसायन शास्त्र हमारे मुकाबले बिल्कुल अलग होगा। हमारे लिए जरूरी चीजों का एक ऐसा मिश्रण जो उन्हें बेहद ठंडे मौसम में भी बचाए रखता होगा। सबसे पहली चीज तो यकीनन पानी ही है। एक औसत मर्द के शरीर में करीब 30 लीटर पानी होता है। हम पानी की जगह तरल नाइट्रोजन ले लेते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में करीब 1 किलो फास्फोरस, करीब 250 ग्राम नमक,
1 कील बनाने जितना लोहा और करीब 1.5 किलो चूना होता है। इसके अलावा 15 दूसरे तत्व होते हैं और हो सकता है कि यही सारी चीजें किसी परग्रही जीव में भी होती हैं। उनके अलावा होता है कार्बन, करीब 22.5 किलो। अब अगर कार्बन की जगह भी कुछ और हो तो जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन के गुण थोड़े अलग होते हैं, लेकिन काम वो भी वही करता है। अगर सही तत्व मिल जाए तो बेहद कम तापमान पर भी जीवन संभव है। हाँ, ऐसे में ऊर्जा कम मिलेगी तो वहां पर जीवों की हरकतें भी बहुत सुस्त होंगी। दूसरी संभावना तो इससे भी अनोखी है। दूर दराज के ग्रहों की खोज करने वाले खगोल विज्ञानियों ने बताया कि कुछ ग्रह तो गैसों का विशाल पिंड है, जैसे कि हमारे बृहस्पति और शनि। हो सकता है कि परग्रही जीव ही गैस के बने हो, लेकिन वहां रहने वाले जीवों को भी खुराक की जरूरत तो होगी ही। मुझे लगता है कि वो ऐसे ग्रहों पर लगातार कड़कने वाली बिजली से ऊर्जा लेते होंगे। अगर इस तरह के जीव भी हो सकते हैं तो इस ब्रह्मांड में दूसरी जगहों पर जीवन भी कोई अजूबा नहीं होगा। कई ऐसे ग्रह हैं जो तारों के गोल्डीलॉक्स के क्षेत्र के अंदर होने की बजाय उसके बाहर हैं। इसे देखते हुए तो यही लगता है कि हम जहां भी देखते हैं वहीं जीवन है। लेकिन सच तो यह है कि मुझे इससे खास फर्क नहीं पड़ता कि परग्रही जीव किसी चीज के बने हैं। मेरे लिए ज्यादा अहम तो यह है कि वो कर क्या सकते हैं। क्या वो ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं और वो भी इसके राज जानना चाहते हैं, ठीक हमारी तरह। मेरा मतलब है कि क्या परग्रही जीव भी हमारी तरह विकसित होकर समझदार बन गए हैं? अगर ब्रह्मांड में ऐसे समझदार जीव हैं जो अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, तो उनमें से कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनकी दिलचस्पी हम इंसानों में होगी, भले जिज्ञासावश हो। कुछ लोग मानते हैं कि वो तो हमारे करीब आ चुके हैं। जब मैं 1950 के दशक में पढ़ रहा था, अंडर ग्रेजुएट था, तभी से परग्रही जीवों के हमले की बात सुन रहा हूँ। मैंने उनके हमलों पर बनी तमाम फिल्में भी देखी। कहानी हमेशा एक जैसी ही होती थी। एक आदमी किसी वीरान सड़क पर रात में अकेला ही कहीं जा रहा था, तभी वो रास्ता भटक गया और कहीं और चला गया। मैं जब भी ऐसी कहानियां सुनता हूं तो मन में शक पैदा होता है। आप इसे परग्रही जीवों के नजरिए से देखिए। वो भला अंतरिक्ष का इतना लंबा सफर तय करके एक आला दर्जे के अंतरिक्ष यान में सिर्फ एक इंसान को अगवा करने क्यों आएंगे? मुझे तो लगता है कि अगर वाकई परग्रही जीव आते हैं तो दुनिया भर के अखबारों में वो सुर्खियों में होंगे, और अगर सरकारें उन्हें छिपाने की कोशिश करती हैं तो उसके लिए उन्हें दूसरे कामों के मुकाबले कहीं ज्यादा जोर भी लगाना पड़ेगा। परग्रही जीवों से संपर्क न हो पाना एक ज्यादा बड़ी वैज्ञानिक समस्या खड़ी करता है। आखिर लोग हैं कहाँ? हम अंतरिक्ष से आने वाली आवाजों को तो 40 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इतने वक्त में भी हमें कुछ नहीं मिल पाया। बस एक बार एक रहस्यमय बात पता लगी थी। 16 अगस्त 1977 को ओहियो के एक रेडियो टेलीस्कोप को एक सिग्नल मिला था जो मशहूर हो गया। पृथ्वी अपनी परिक्रमा कर रही थी, तभी उस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष को स्कैन करते वक्त एक आवाज सुनी। पहली बार एक सिग्नल रिकॉर्ड किया गया था और सब के सब खुश हो गए थे। बाद में वो वाओ सिग्नल के नाम से मशहूर हुआ। वो सिग्नल रेडियो तरंगों का एक स्रोत था, जो एक ऐसा सिग्नल जो एक परग्रही जाति ही भेज सकती थी, क्योंकि वो अंतरिक्ष में हर जगह फैली रेल करने में सक्षम हो। अगर परग्रही कभी हमारी दुनिया में आते हैं तो अंजाम वही होगा जो क्रिस्टोफर कोलंबस के पहली बार अमेरिका पहुंचने पर हुआ था। वहां के मूल निवासियों के लिए उसका आना ठीक नहीं था। पानी की खोज में जो सफर शुरू हुआ था वो हमें अब दूर दराज उस दुनिया में लाया है जो मेरे हिसाब से मौजूद है। दुनियाएं जहां परिस्थितियां और रसायन विज्ञान जीवन शुरू करने की अनुमति देती हैं और फिर कई अलग अलग रूपों में बदल जाती हैं। फिर भी इस ब्रह्मांड में एलियन गिनती के ही हैं। उस अनंत अंतः ब्रह्मांड में हम खुद को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनोखा। बस यही दुआ कीजिए कि अगर परग्रही हमें ढूंढ लेते हैं तो वो हमारे साथ दोस्ती निभाएं।